हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम वर्ग 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें क्योंकि ये सेशन आपके वर्ग 3 एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं ये वो संभावित प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता? कंकाल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या जनन ऊतक? तो आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ही एक ऐसा ऊतक है जिसमें कोई भी पूरे जीवन पर्यंत इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों के लिए, क्योंकि मस्तिष्क सोचने समझने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय की गति भी मस्तिष्क के नियंत्रण में ही चलती है और शरीर का संतुलन जो शरीर का संतुलन है ये भी ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्रावण। हार्मोन का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। ये नलिका विहीन होती है और हार्मोन का स्रावण करती है। अब क्योंकि इनमें कोई नलिका नहीं पाई जाती तो ये रक्त के द्वारा हार्मोन को शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाती है। बहिस्रावी ग्रंथि ये एंजाइम का स्रावण करती है। ये नलिका युक्त होती है और एंजाइम का स्रावण करती है। जैसे जो आंसू ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है, इससे आंसू निकलता है। सीबम ग्लैंड है जो सीबम ग्रंथि से तेल निकलता है और श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। हार्मोन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का उपयोग स्टर्लिंग ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक संदेशवाहक कहे जाते हैं? एंजाइम, विटामिन, हार्मोन या फिर प्रोटीन? तो आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केमिकल के फॉर्म में केमिकली रूप से पूरे अंगों को संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। अब विटामिन ये जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। विटामिन नहीं, एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। खोज किसने की एंजाइम की? वकनर ने, और नाम दिया था कोहन ने। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं, पर सभी प्रोटीन
एंजाइम नहीं होते। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं माने जाते हैं। मतलब जो जितने भी एंजाइम प्रेजेंट हैं वो प्रोटीन कहे जाएंगे, पर जो प्रोटीन हैं, जो सभी प्रोटीन हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं माने जाते हैं। एंजाइम एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भाग नहीं लेता है, उसमें भाग नहीं लेता। मतलब एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, बस उसके वेग को यानी उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं, पर ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन असंतुलन का कारण हो सकता है? संतुलित आहार का अभाव, अत्यधिक तनावग्रस्त रहना, समय से भोजन न करना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऐसा कारण है जिससे हार्मोन इनबैलेंस या हार्मोन असंतुलन हो सकती है? तो अगर हम संतुलित आहार नहीं करेंगे तब भी हार्मोन का असंतुलन हो जाएगा, मतलब हार्मोन का संतुलन हो जाएगा। अत्यधिक तनावग्रस्त, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो भी हार्मोन का असंतुलन होता है। समय से भोजन न करने से भी हार्मोन का असंतुलन होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये सारे हार्मोन असंतुलन के कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर जनन ग्रंथि? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। अब जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, इसी को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी कमी से बौनापन हो जाता है, कमी से बौनापन हो जाता है, और अधिकता से गिगेंटिज्म, जिसको भीमकायता बोलते हैं, भीमकायता या फिर गिगेंटिज्म रोग हो जाता है। इसमें शरीर असामान्य तरीके से बढ़ता है। एक रोग और है जिसको बोलते हैं एक्रोमिगैली, एक्रोमिगेली। इसमें क्या होता है? इसमें हाथ पैर तो लंबे हो जाते हैं पर चेहरा एक गोरिल्ला जैसे हो जाता है। हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, हाथ और पैर तो लंबे हो जाते हैं, लंबे हो जाएंगे, पर जो फेस होता है, फेस ये गोरिल्ला के जैसे हो जाता है, गोरिल्ला के जैसे हो जाता है। अगला प्रश्न है, मदर हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, बेसोप्रोसिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को? तो मदर हार्मोन किसे कहा जाता है? प्रोलैक्टिन को। अब इसको मदर हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चे के जन्म के बाद दूध के निर्माण कराता है, यानी मिल्क का फॉर्मेशन कराता है बच्चे के जन्म के बाद में, इसलिए इसको मदर हार्मोन कहा जाता है। बेसोप्रेसिन का क्या काम है? ये बॉडी में जल के संतुलन को बनाता है, बॉडी में जल संतुलन को बनाता है, यानी वाटर मैनेजमेंट करता है। ये किडनी में जल व सोडियम के पुनर्अवशोषण में भी सहायक होता है। किडनी में वाटर को और सोडियम के इनके रीएब्जॉर्प्शन में भी सहायता करता है, रीएब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। अगर हम ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या फिर विस्की है इत्यादि लेते हैं तो इससे एडीएच कम निकलता है, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। क्या हो जाता है? एडीएच कम निकलेगा अगर चाय कॉफ़ी ज़्यादा लिए तो, जिससे जल का अवशोषण नहीं होता है। इसी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है, यानी लेबर पेन जो होता है इसी की वजह से होता है, यानी प्रसव पीड़ा को स्टार्ट करता है, प्रसव पीड़ा को स्टार्ट कराता है।
और साथ में ही मिल्क का सिक्रेशन, फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, पर सिक्रेशन कौन करता है? सिक्रेशन का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसी को लव हार्मोन भी कहा जाता है। और जो ये ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और वेसोप्रेसिन है, ये तीनों किससे निकलने वाले? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कहे जाते हैं, हार्मोन हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सर्केडियम रिदम को, निम्न में से क्या नहीं होगा? एक मिनट, निम्न में से कौन सर्केडियम रिदम को कौन सी ग्रंथि नियमित करती है? मतलब इसका पूछने का मतलब है कि सर्केडियम रिदम को कौन सी ग्रंथि नियमित करती है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि। अब ये सर्केडियम रिदम क्या होता है? तो सर्केडियम रिदम जो 24 घंटे की प्राकृतिक क्रियाएं यानी नेचुरल जो प्रोसेस होती है, उसी को सर्केडियम रिदम कहा जाता है। जो नेचुरल प्रोसेस होती है 24 घंटे की, उसी को सर्केडियम रिदम कहा जाता है। अब क्या क्या, जैसे दिन और रात का मिला के देखते हैं। जैसे श्वसन दर दिन में ज़्यादा होती है पर रात में कम होती है। बीपी, ब्लड प्रेशर दिन में ज़्यादा होता है और रात में कम होता है। जो हार्ट रेट दिन में ज़्यादा होती है और रात को कम होती है। ऐसे बॉडी टेम्परेचर ये भी दिन में ज़्यादा होता है और रात में कम होती है। मेटाबॉलिक रेट यानी उपापचयी क्रिया, ये भी दिन में ज़्यादा होती है और रात को कम होती है। तो ये सब क्या कहे जाते हैं? ये नेचुरल प्रोसेस हैं, इसी को हम बोलते हैं सर्केडियम रिदम। जो पूरे 24 घंटे में चलती हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्रंथि कंट्रोल करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड की कमी से नहीं होता है? ग्वाटर, मिक्सिडिमा, हाशीमोटो और ग्रेव्स का रोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेव्स का रोग, क्योंकि ये थायराइड की कमी से नहीं होता, ये थायराइड की कमी से नहीं होता है, अधिकता से होता है। ये अधिकता से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, यानी गर्दन में सूजन आ जाती है, गर्दन में सूजन आ जाती है। ग्वाटर क्या होता है? इसी को हम घेंघा रोग भी कहते हैं, इसमें भी थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। मिक्सिडिमा क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति की जो मेटाबॉलिक रेट है यानी उपापचयी क्रिया है, वो रुक जाती है, जिससे वो फिजिकली और मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे जो व्यक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगा और सुस्त हो जाएगा। तो इसमें मेटाबॉलिक रेट रुक जाती है, व्यक्ति की मेटाबॉलिक रेट रुक जाती है या कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जिससे वह कमज़ोर और सुस्त हो जाता है। हाशीमोटो क्या आता है? इसमें जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है, और दूसरा क्या है, इसमें जो शरीर खुद ही अपनी थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगता है। इसमें बॉडी शरीर खुद ही अपने थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगता है, इसलिए इसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। खुद ही अपने थायराइड ग्लैंड को मारने लगता है, किल करने लगता है, इसीलिए इसको थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉलिक हार्मोन किसे कहा जाता है? पैराथॉर्मोन को, मिलेटोनिन को, कैल्सिटोनिन को या मेलानोसाइट को? तो कॉलिक हार्मोन किसे कहा जाता है? पैराथॉर्मोन को।
पैराथॉर्मोन होता क्या है? एक तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है ये हार्मोन, और यह क्या काम करता है? यह हार्मोन जब शरीर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जब बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, तब यह विटामिन के साथ मिलके कैल्शियम का फॉर्मेशन करता है। मेलेटोनिन क्या करता है? ये नींद का हार्मोन है, ये पीनियल बॉडी से निकलता है, पीनियल बॉडी यानी पीनियल ग्रंथि से निकलता है। इसको नींद का हार्मोन बोलते हैं, नींद का हार्मोन। ये अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव होता है, दिन को कम एक्टिव होता है। कैल्सिटोनिन का कार्य क्या है? ये भी पैराथायरॉयड ग्रंथि से ही निकलता है, ये भी पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। इसका काम क्या है? जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ये कैल्शियम की कमी की भरपाई करता है, तो ये कैल्शियम जब अधिक हो जाए तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह बोन फॉर्मेशन, उसी कैल्शियम का यूज करके बोन का फॉर्मेशन करने लगता है, मेलानोसाइट का काम क्या है? तो यह त्वचा, बाल एवं आँख को रंग प्रोवाइड करता है। जो स्किन कलर है, बाल का कलर है या आँख का कलर है, ये मेलानोसाइट ही डिसाइड करता है। पैराथॉर्मोन के कमी से क्या होता है? तो पैराथॉर्मोन के कमी से टिटैनी रोग हो जाता है और अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में किस ग्रंथि का वजन घटता जाता है? वृद्धावस्था में किस ग्रंथि का वजन घटता जाता है? एड्रिनलिन ग्रंथि का, पैराथायरॉयड ग्रंथि का, थाइमस ग्रंथि का या पीनियल ग्रंथि का? तो आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि का। ये जन्म के समय जब बच्चा जन्म के समय होता है, तब इस ग्रंथि का वजन लगभग 10 से 12 ग्राम होता है, और युवावस्था में ये लगभग 20 से 30 ग्राम की होती है, और वृद्धों में यानी बूढ़ों में यह ग्रंथि 3 से 6 ग्राम की रह जाती है। यानी वृद्धावस्था आते आते थाइमस ग्रंथि का वजन घटता जाता है, जिसके कारण से जो युवा लोग हैं, युवावस्था में जो प्रतिरक्षा तंत्र है सबसे मजबूत होती है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होती है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि एंटीबॉडी का बनाने का काम करती है, मजबूत होती है, क्योंकि जो थाइमस ग्रंथि है यही तो एंटीबॉडी बनाती है, और सबसे ज़्यादा जो थाइमस ग्रंथि का वजन है वो युवावस्था में ही होता है। बूढ़ों की प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे कमजोर होती है, इसलिए बूढ़े जल्दी बीमार पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है यह शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये सारे जो हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, ये सारे एड्रिनलिन ग्रंथि के ही पार्ट हैं, मतलब हार्मोन हैं, एड्रिनलिन ग्रंथि के ही हार्मोन हैं। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इसका काम क्या है? तो यह फैट यानी वसा और कार्ब, इनके उपापचय को नियंत्रित करता है। और जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है ये जल और लवण के संतुलन को बनाता है, जल लवण इनके संतुलन को बनाता है। और एड्रिनलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो यह क्रोध में या फिर फियर में, डर में, या कोई भी जो मेंटली स्ट्रेस है उस टाइम पे इसी हार्मोन का स्राव होता है,
जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन का ही स्राव होता है। यह हार्मोन जैसे उसके लिए प्रतिवर्ती क्रिया करता है। जैसे डर गए तो रोंगटे खड़े होना, डर में रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, या फिर आंखें बड़ी होना, या फिर पसीना आना, तो ये सब एड्रेनलिन हार्मोन ही कंट्रोल करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तार्किक निर्णय लेना और भावनाओं को नियंत्रित करना मस्तिष्क के किस भाग का कार्य है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलमस या फिर हाइपोथैलमस? आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, सबसे विकसित भाग होगा, ब्रेन का सबसे विकसित भाग होता है। और इसका ये क्या काम करता है? तो यह सोचने, समझने, बुद्धि, याददाश्त एवं चतुराई का केंद्र होता है। सोचने समझने का काम करता है, सोचने, समझने, बुद्धि, याददाश्त हो गई, ये सारी किसकी वजह से होती है? इसको कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम नियंत्रित करता है। अब ये थैलमस, यह देखने को, देखना, टच करना, सूंघने और जो स्वाद लेते हैं, टेस्ट करते हैं, स्वाद लेने में सहायक होता है। अब ये बाहरी ताप को मतलब बाहरी टेम्परेचर को ये नियंत्रित करता है। थैलमस क्या करता है? बाहरी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ये जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करता है। और एक्सटर्नल जो बाहरी दर्द होता है उसको भी यही नियंत्रित करता है। जो एक्सटर्नल पेन होता है उसको थैलमस ही नियंत्रित करता है। जैसे सुई चुभी या कांटा चुभा तो उससे जो दर्द होगा वो इसको कौन नियंत्रित करेगा? थैलमस नियंत्रित करेगा। और हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस यह जो आंतरिक दर्द है उसको महसूस करता है, यानी इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल पेन, इनको कौन महसूस करता है? हाइपोथैलमस। जैसे पेट में दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कौन देखेगा? तो इसको हाइपोथैलमस महसूस करता है। अब हाइपोथैलमस ये किसका केंद्र होता है? तो ये गुस्से का, गुस्सा है, भूख, प्यास, प्यास या फिर हंसना, सुख दुख, इन सब का अनुभव किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। गुस्सा है, भूख है, प्यास है, हंसना है, घृणा है, नफरत है, ये इन सबको कौन अनुभव करता है? तो हाइपोथैलेमस ही अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, एक और होगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा या फिर हाइपोथैलेमस? आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ओब्लांगेटा। यह निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। मेडुला ओब्लांगेटा का काम क्या होता है? तो यह श्वसन, पाचन, हृदय की धड़कन, कुल मिला के यह अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, देखता है। जो अनैच्छिक क्रिया है उनको ये देखता है। अब अनैच्छिक क्रिया में क्या क्या आ जाती हैं? कुछ जैविक क्रिया आती हैं जिनके बिना की लाइफ संभव नहीं है, और कुछ सहायक क्रिया आती हैं जो नहीं भी हो तब भी लाइफ चलती रहेगी। अब जैविक क्रिया में क्या क्या आ जाती है? जैसे श्वसन है, पाचन है, ये क्या है? जैविक क्रिया हैं। उत्सर्जन है,
रक्त परिसंचरण है, हृदय की धड़कन है, तो ये सब जैविक क्रिया में आ जाती हैं। श्वसन हो गया, ये सब जैविक क्रिया आ जाती हैं। तो ये इनका कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अब कुछ सहायक क्रिया भी आती हैं जिनको भी यह देखता है, ये भी अनैच्छिक क्रिया होती हैं। जैसे हिचकी का आना, हिचकी ये नहीं भी होगी तब भी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। उबासी है, अनैच्छिक क्रिया है, पर अगर ये नहीं भी होगी तब भी लाइफ वैसे चलती रहेगी। खर्राटे है, छींकना है, ये कुछ सहायक क्रिया होती हैं जिनको भी मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेरुरज्जु या फिर प्रेमस्तिष्क? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु का काम क्या है? तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक जो जन्मजात होते हैं जिनको सीखना नहीं पड़ता है, और एक होते हैं जो अर्जित किए जाते हैं यानी जिनको सीखना पड़ता है। जन्मजात कौन से रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं? तो जन्मजात वो होते हैं जैसे छींकना, छींकना, नाक में कुछ गया तो छींक आई, उबासी और खांसना, ये जन्मजात होते हैं, इनको सीखना नहीं पड़ता है। और अर्जित रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जैसे ड्राइविंग है, साइकिल चलाना, स्विमिंग है, डांसिंग है, ये अर्जित रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। क्या क्या हो गया? ड्राइविंग हो गया, साइकिल चलाना, तो ये सारी अर्जित रिफ्लेक्स एक्शन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।